नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको संकल्प ऑफ एक्सलेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज संस्कृत के सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसमें हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण में शुरुआती हमने वर्ण के बारे में जाने थे, जिसमें बच चुका था हमारा वर्ण के आधार पे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके संदेह। तो आज हम दोनों को पूरा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़े थे वर्ण के बारे में, जिसको हमने बताए थे वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। तो हमको याद रखना है स्वर वर्ण एक व्यंजन वर्ण। उसके बाद संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? 13 होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 के 33 ही रहते हैं। स्वर वर्ण में हमने बताए थे कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, बरी री, लिरी, ए, आई, ओ, औ, ये सारे हमारे संस्कृत के स्वर वर्ण हैं। उसके बाद व्यंजन वर्ण में क वर्ग, अर्थात इसमें क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म और अंतःस्थ एवं ऊष्म। अंतःस्थ में य, र, ल, व, उसमें तालम स, विदंत स, दंत स एवं ह। उसके बाद था संयुक्त वर्ण, जिसे हम अक्ष, त्र, ज्ञ एवं स्र। पर ये चार जो हैं संयुक्त वर्ण, इसे हम व्यंजन वर्ण में नहीं रखते हैं क्योंकि संयुक्त वर्ण है। लेकिन ये 33 का 33 हमारा व्यंजन वर्ण है। ठीक। उसके बाद हमने बताए थे कि स्वर वर्ण के 3 प्रकार होती है। स्वर वर्ण के 3 प्रकार होती है। क्या दिख नहीं रहा जी? स्वर वर्ण के 3 प्रकार थे, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर जैसे दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, नहीं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि ह्रस्व स्वर जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, यानी 3 जो वर्ण हैं हमारे ह्रस्व हैं। अ, ई एवं उ। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आई, ओ, औ। ये सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन ये पूछे नहीं जाते हैं। ठीक।
उसके बाद प्लुत स्वर जो होते हैं, एक वर्ण रखा जाता है जिसमें जोर लगता है, अर्थात जैसे हम ओम भी बोल सकते हैं या नाम भी बोल सकते हैं, ओम भी दे सकते हैं या राम भी दे सकते हैं। यानी 3 वर्ण को मिलाकर के क्या बनते हैं? प्लुत स्वर। उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे व्यंजन वर्ण के उच्चारण या स्वर वर्ण के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पे उच्चारण स्थान 5 होते हैं, जिसको हम याद रखने की ट्रिक से के, टी, एम, डी, ओ अर्थात केटीएम 2 बोल सकते हैं, के से अर्थात कंठ, संस्कृत में है तो कंठ है, और तालव्य, मूर्धन्य, दंत एवं ओष्ठ। कंठ में उच्चारण स्थान का वर्ण जो आता है, जैसे क का वर्ग अर्थात क का पूरा वर्ग, कवर्ग, कवर्ग के साथ अ, आ एवं ह। ये तीनों वर्ण कंठ का उच्चारण स्थान है, एवं कवर का पांचों वर्ण जो आता है उसे कंठ का उच्चारण स्थान कहते हैं। उसके बाद तालब में आता है च का वर्ग। च का वर्ग, च का वर्ग तो हमें तालब भी याद रहेगा, लेकिन अब है कि यहाँ पे ह्रस्वई की दीर्घई या ह्रस्व दीर्घ हो, तो उसे याद रखने के लिए हम ये लगाते हैं कि य एवं र, ल, व को इस प्रकार से कर्मागत रूप लिख लेते हैं। तो य का जो निर्माण में जो भी वर्ण लगता है उसे हम तालव्य स्वर, जैसे हर्षई से क्या होता है? य होता है, अर्थात तालव्य वर्ण उच्चारण स्थान हो गया। हर्षई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालव्य वर्ण। तालव्य के बाद तालव्य स्वर इसमें भी आएगा, और मृदंत में ट वर्ग, उसके बाद री अर्थात री से र होता है, और दंत में त वर्ग, ल एवं लिरी, और ये छूट गया था तालब स के बाद मृदंत स, और मृदंत स के बाद दंत स। ओष्ठ में आता है पवर्ग। ये जो सिर्फ था हमें यहाँ बताए क्रमागत के रूप से देखने के लिए, लेकिन व को हम हटा देते हैं। व के संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण के आधार पर इसका नाम अलग आता है उच्चारण स्थान। प में आता है ह्रस्व उ, दीर्घ उ, क्योंकि ह्रस्व उ से और दीर्घ उ से ही क्या बनता है? अ बनता है। तो उसके बाद देखेंगे तो सारे वर्ण का उच्चारण स्थान हो गया, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अर्थात स्पर्श वर्ण की उच्चारण स्थान बता दिए। उसके बाद य, र, ल, व को नहीं बताए। व जो होता है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ, अर्थात य, र, ल, व, तालव्य स्वर, मृदंत स्वर, दंत स्वर, ह। अक्षों और तरो ज्यों ये तो संयुक्त वर्ण है, तो इसको उच्चारण से कोई मतलब नहीं, लेकिन ए, ऐ, ओ, औ जो है इसका उच्चारण स्थान होता है, जैसे ए एवं ऐ, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसका उच्चारण स्थान होता है अ और हर्षई के आधार पे। जैसे अ और हर्षई के मिलने से ही ए बनता है, तो कंठ एवं तालो दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है? कंठ तालव्य। क्या होता है? कंठ तालव्य। ओ एवं औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? जिस प्रकार से अ और हर्षई में से ए बनता है, उसी प्रकार अ और हर्षऊ का मेल से क्या बनता है? ओ और औ बनता है। तो कंठ कंठोष्ठ होता है। क्या होता है? कंठोष्ठ।
तो इस प्रकार से आपसे पूछे जाता है, कुछ कोई भी वर्ण दे दे और उसका उच्चारण स्थान पूछेंगे तो बता सकते हैं आप आसानी से, क्योंकि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग इस प्रकार से याद रखते हैं। तो केटीएम दो कंठ तालब दंत और मूर्धन्य और दंत ओष्ठ, और उसके बाद ए और अ, ओ और औ, ये बहुत ही मुख्य होता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि हर एक को लगता है कि सिर्फ एक ही उच्चारण स्थान होता है, लेकिन यहाँ संयुक्त वर्ण होने की वजह से, संयुक्त होने के आधार पे जब वर्ण बनता है, जैसे अ और हर्षई के मिलने से, तो अ और हर्षई का उच्चारण स्थान जो होता है उसमें आता है, अर्थात ए और अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालव्य। उसी प्रकार ओ और औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं संधि के बारे में। संधि संधि क्या होती है, पहले विचार आते हैं संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ये परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, अर्थात ये हमारा संधि का परिभाषा हो गया। अब हम ये लिख सकते हैं, जैसे में देखिए और क्या है हमारा, और हमारा क्या है, अभी आपने पढ़े हैं कि अ हमारा एक वर्ण है जो स्वर वर्ण के रूप में आता है। स्वर वर्ण में भी ह्रस्व वर्ण है, और इसके साथ यदि एक और वर्ण हम अ को ही जोड़ेंगे तो ये दो वर्ण है कि नहीं है, बोलिए। यानी दो वर्णों के मेल, अर्थात यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। मिलाने के बाद हम एक नया विकार, अर्थात जो विकार उत्पन्न हो, नया विकार क्या आता है, आ आता है, इसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अर्थात आ का निर्माण किसके आधार पर हो रहा है, दो वर्णों के मेल के आधार पे, और इसी को हम संधि बोलते हैं। तो याद रखेंगे हम कि संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार, संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। पहला आता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो पहले आपने संधि समझे, संधि अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहेंगे। वर्ण आपने देख लिए, जैसे अ और अ को मिले से क्या बना था, आ बना था। इसी प्रकार अन्य वर्ण भी है, जैसे औज और हर्षई से ए बनता है। इसी प्रकार हर्षई जो अ क्या बनता है, य बनता है। तो आपने संधि के बारे में समझ गए। संधि के तीन प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, जिसे हम 5 प्रकार में बांटते हैं। दीर्घ संधि,
गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि एवं आयाति संधि। तो अब स्वर संधि के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि वैसा संधि जिसमें सिर्फ दीर्घ स्वर का निर्माण हो, अपने अपने जात के साथ मिश्रण करके क्या बन जाता है, बड़ा जात बन जाता है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, एक ही जात का है, अ और अ समान जाति का है ना, या ये बोल सकते हैं वैसा वर्ण का निर्माण जिसमें समान जाति के मेल से हो। जैसे अ और अ क्या है, समान जाति है, सजातीय भी बोल सकते हैं इसको। इसका निर्माण हो रहा है आ का, अर्थात आ का निर्माण किस संधि में हो रहा है, दीर्घ स्वर संधि में। उसी प्रकार ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर क्या बन जाता है, दीर्घ संधि, दीर्घ ई। और उसी प्रकार ह्रस्व उ और ह्रस्व उ से क्या बन रहा है, दीर्घ उ। री एवं री को मिलने से क्या बनता है, बरी री। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान जाति के मिलने से क्या बन जाता है, बड़े जाति बन जाता है। याद रखने के लिए ओ के मिलने से आ बन गया, और हर्षई को हर्षई से मिलने से दीर्घ गई। उसी प्रकार जब बड़ा होने के बाद उसमें यदि बड़ा भी जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या बड़ा से भी बड़ा होता है, नहीं होता है। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि हम अ के साथ और आ जोड़ देंगे तो क्या होगा, आ ही होगा। क्या इनसे ही बड़ा होगा, नहीं होगा ना। यदि हम समझा सकते हैं कि एक ढेरी है, पहले से ढेर मतलब बहुत सारी चीजें, और उसमें कुछ और दे दें तो वह क्या ढेरी के नाम से बदल जाएगा, कुछ और कहेंगे उसे, नहीं कहेंगे। समूह में भी कितने भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए, समूह समूह ही कहलाएगा। उसी प्रकार जब दीर्घ स्वर कहला गया ये, तो इसके साथ दीर्घ स्वर जुटे या कुछ भी जुटेगा, दीर्घ स्वर ही रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर के जुटने से भी क्या बन रहा है, अब दीर्घ ही रह रहा है, यानी आ जोड़ आ क्या होगा, आ ही रहेगा। दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई क्या होगा, आ ही होगा। दीर्घ उ और दीर्घ उ क्या होगा, दीर्घ ई उ ही रहेगा। और री में बड़ी री दे देते हैं और उसमें भी बड़ी री जोड़ देंगे, क्या होगा जी, बड़ी री ही होगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी के आधार पे हम कुछ शब्दों का भी खंडन करेंगे। जैसे विद्यालय, देखिए ये विद्यालय शब्द है, अब इसका हम खंडन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आकर है, अर्थात दीर्घ स्वर है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने में 4 ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, एग्जाम की दृष्टि से हम बता रहे हैं। विद्या जोर अलय, उसके बाद विद्य जोर आलय, उसके बाद विद्या जोर आलय और विद्य जोर अलय। अब इसमें क्या सही होगा, यदि संधि के आधार पे हम देखें तो सभी आ जाता है, क्योंकि हमने बताए थे कोई भी वर्ण बड़ा हो या छोटा हो, जुड़ने से क्या बनेगा, आ बनेगा, अर्थात दीर्घ स्वर बनेगा। क्या बनेगा बाबू, दीर्घ स्वर, चाहे वह छोटे हो या
बड़े हो, दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा। दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। लेकिन क्या अब इसमें भी तो उसी प्रकार है, जब इसे तोड़े हैं तो विद्याज और अलय मिलकर भी विद्यालय हो सकता है, विद्यज और आलय मिलकर भी विद्यालय हो सकता है, क्योंकि औज और आ मिलकर आ बन रहा है, आज और अ मिलकर भी आ बन रहा है, आज और आ मिलकर भी आ बन रहा है, और औज और अ मिलकर भी आ बन रहा है। तो क्या इसमें से चारों ऑप्शन सही है? संधि के आधार पर देखें तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन देखना है कि क्या उसका अर्थ होता है जिसको हमने खंडन किए, विद्यालय का हमने खंडन किए। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये मान लीजिए पेन है, अब इसको हमें टुकड़ा करना है, इसका कैप निकालेगा कि ये यूं ही तोड़ देंगे? कैप निकालने का मतलब ये होता है कि इसका कैप का भी अस्तित्व रहेगा और जो पेन रहेगा पेन का भी अस्तित्व रहेगा। ठीक, तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि संधि विच्छेद का ये नियम है कि दोनों का अर्थ होना चाहिए, पहले शब्द और अंतिम शब्द, नहीं तो ये चारों के चारों सही हो सकता है। अब पहला शब्द में जैसे विद्या, आप देख रहे हैं कि विद्या का अर्थ होता है, क्योंकि हम सब जो ग्रहण कर रहे हैं उसे हम विद्या ही करते हैं, शिक्षा कहते हैं, विद्या ही है। और उसके बाद विद्या अर्थात दो में है, एक पहला और दूसरा। अब देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कि यहाँ पे अलय है और इसमें आलय है। अब अलय क्या होता है, आलय क्या होता है? आलय का नाम आप जानते हैं, जैसे विद्यालय अर्थात विद्या का घर, आलय मतलब घर। तो क्या होगा हमारा सही के आधार पे? विद्यालय, क्योंकि आलय तोड़ रहे हैं तो आलय घर भी हो गया और विद्या तोड़ रहे हैं तो विद्यालय विद्या भी हो गया। इसलिए विद्या के घर को क्या बोलते हैं हम लोग? विद्यालय। ये नहीं कि हमने यहाँ पे आ देख लिए और यहाँ भी आ देख लिया उसके आधार पे तोड़े, उसके आधार पे एक और देते हैं, जैसे हिमालय। अब हिमालय का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? हिम जोर अलय या हिम जोर आलय या हिमा जोर अलय या हिमा जोर आलय, क्या होगा? अब जैसे यहाँ विद्या देख लिए तो उसी प्रकार क्या हिमा मार सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि हिमा का अर्थ नहीं होता लेकिन हिम का अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? हिम का। दो जगह हिम है। हिम मतलब होती है ठंडी जगह, या ठंडी मान सकते, ठंडी जगह नहीं, ठंडी मान सकते हो, उसको ठंड बोलते हैं। ठंड का पर्यायवाची होता है हिम। अब कहता है हिम अलय। अभी आपने देखे थे विद्यालय में आलय जोड़े थे ना हमने, क्योंकि आलय मतलब घर। तो उसी प्रकार हिम और आलय देखेंगे तो यानी ठंडियों का घर कहाँ है? तो हिमालय पर है, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा हिमालय पर हमेशा बर्फ पड़ते रहता है। इसलिए हिम जोड़ आलय आंसर क्या होगा हमारा? सही होगा। हिम जोड़ आलय, ये आंसर सही है, और इसका विद्या जोड़ आलय। और उसी प्रकार ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे आकर और आकर को देखकर चयन किए। कुछ बच्चे होते हैं जो संधि विच्छेद में गलती कर देते हैं, क्योंकि उसको याद रहता है कि विद्यालय में हमने विद्या जोड़ आलय किए, उसी प्रकार हिमालय में भी हिमा जोड़ आलय करेंगे। लेकिन नहीं, अर्थ होनी चाहिए दोनों का। क्या होनी चाहिए बाबू? अर्थ। जब तक अर्थ नहीं होगा तो संधि का कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। ये तो हमारा आ का था। उसके बाद दीर्घ ई का भी देख लेते हैं। जैसे कविंद्र। अब ये कविंद्र लिखा हुआ, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे क वि जोर इंद्र, या कवि जोर इंद्र, या कवि जोर इंद्र।
या कवि जोर इंद्र। अब बताइए ये कौन सा होगा आपका, बताइए जी क्या होगा। तो ये कौन, क्या नाम है, तो ये बता रहे हैं कवि जोर इंद्र, अर्थात पहला नंबर सही बता रहा है, क्योंकि इंद्र में ह्रस्व पड़ता है। क्या पड़ता है बाबू, ह्रस्व। और कवि तो आप जानते हैं बचपन से लिखते आ रहे हैं, क भाष्यकार, वी कवि, ठीक है, इसलिए कविंद्र। उसी प्रकार आपको ये संधि से शुद्ध शुद्ध शब्द भी लिखने में कठिनाई नहीं आएगी। जैसे बहुत सारे व्यक्ति होते थे, लिखते थे जैसे रामानुज, क्या, रामानुज। अब रामानुज में वह क्या लिखता था, इस प्रकार से राम अनुज। यदि आप संधि पढ़ लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे राम और अनुज को जोड़ेंगे तो राम में अ है ना छिपा हुआ जी, अब अ छिपा हुआ है यहाँ पे, हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ जोड़ अ क्या होता है, रामा होता है, अर्थात आ होगा ना, रामानुज। इस प्रकार से हम शुद्धि भी लिख पाते संधि समझने से, ठीक है। उसी प्रकार हम रविंद्र को भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को ये ध्यान रहता कि रविंद्र में हर्षिकार पड़ेगा कि दीर्घिकार पड़ेगा, संधि से लेकिन आपको ज्ञात हो जाता है कि दीर्घिकार पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखें और शुद्ध शुद्ध शब्द भी लिखें। रविंद्र में क्या होगा, रवि जोर इंद्र। रवि में हर्षिकार पड़ता है या दीर्घिकार, दीर्घिकार पड़ता है कि हर्षिकार, बोल जल्दी से, हर्षिकार पड़ता है, बिल्कुल सही बात। हर्षिकार अर्थात इंद्र में हर्षई या दीर्घ जी, हर्षई, बिल्कुल, अर्थात रवि जोर इंद्र, रविंद्र हो गया। इस आधार पे आप हिंदी में भी शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं। संस्कृत तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है ही, लेकिन उनके आधार पे आप हिंदी भी अच्छी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्या था, दीर्घ ऊ के बारे में। दीर्घी तो बता दिए थे, रविंद्र कविंद्र, क्या, उसके बाद हम बताएंगे दीर्घ के बारे में। जैसे भानुज और उदय, बहुत सारे व्यक्ति क्या लिखते हैं, भानु उदय। क्या जी ये लिखा हुआ सही है, बोलो तो, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसने संधि किया ही नहीं है। हर्षउज और हर्षव क्या होता है, दीर्घ ऊ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, भानु दय, क्या लिखेंगे, भानुदय। अब भानुदय का, अब यहाँ लेकिन एक बात है, संस्कृत है तो विसर्ग देना अनिवार्य है, भानुदय। तो भानुदय का संधि क्या होगा, अब सॉरी संधि तो कर लिए हैं, संधि विच्छेद क्या होगा, भानु, अर्थात भानु जोर उदय या भानु जोर उदय या भानु जोर उदय या भानु जोर उदय। जल्दी से आप बताइए, देखिए जल्दी बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही भानुदय में, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि भानु जब बोलते हैं तो यहाँ पे हर्स्व उकार पड़ता है, जिसके आधार पे भानु, और उदया तो आपको पता है कि उदया में दीर्घ उकार होगा ही नहीं, इसलिए बी आंसर सही है। तो आगे है री, क्या है बाबू, री है, जैसे री में क्या है, नहीं महर्षि नहीं होगा, जैसे पितृ जोर ऋण। ये पितृ जो ऋण क्या होती है, पिता का जो ऋण होता है उसे क्या बोलते हैं, पितृ ऋण। अब जब पितृ का ऋण को हम जोड़ देंगे क्या बन जाता है, पितृ, अर्थात री में भी डबल री देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बाबू, डबल बार, इसलिए इसे हम दीर्घ री भी बोलते हैं, पितृन, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमको याद है, आगे तो देखा जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं हम,
दीर्घ स्वर आपने दीर्घ स्वर संधि के बारे में आपने जान लिए। जो था दीर्घ स्वर संधि में हमने क्या देखे? दीर्घ वर्ण का निर्माण हुआ। क्या किसका निर्माण हुआ? दीर्घ वर्ण। कौन कौन सा? याद रखने के लिए आप देख सकते हैं आ, दीर्घ ई एवं दीर्घ उ एवं दीर्घ री। यदि आपको एग्जाम में ऐसा वर्ण कहीं पे मिल रहा है जिसको संधि विच्छेद करना है तो उसको तोड़िएगा और उसका अर्थ भी निकलेगा, ये नहीं कि किसी और को तोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा था गुण स्वर संधि। कौन था? संधि के 5 प्रकार लिखाए थे ना, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अब ये गुण स्वर संधि है, इसमें किस चीज का निर्माण होता है? आपने देखे थे दीर्घ स्वर संधि में अपने अपने जाति के साथ मेल हो रहा था, अ के साथ अ ही मिल रहा था, एक ही आकृति का था, और हर्षई के साथ हर्ष ही मिल रहा था, हर्षऊ के साथ हर्षऊ मिल रहा था, उसी प्रकार री के साथ री मिल रहा था। लेकिन क्या गुण स्वर संधि में क्या है? आप देख सकते हैं, गुण स्वर संधि का मतलब होता है अलग अलग के साथ गुण के आधार पर मिश्रण करना। किसके आधार पर बाबू? गुण के आधार पे। जैसे हम इसमें रखते हैं अ या आ को आगे रखेंगे। आगे रखने का मतलब यह है कि अ और आ के साथ जोड़ सकते हैं। किसके साथ? अ या आ के साथ। अ या आ के साथ यदि जोड़ते हैं तो क्या जोड़ेंगे? तो हर्षई जोड़ेंगे। हर्षई जोड़ने से बाबू होता है ए। क्या होता है? ए। ए होता है। और उसके बाद अ या आ के साथ हम जोड़ते हैं ऊ को। क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक। और उसी प्रकार अ या आ के साथ हम री जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? री। तो क्या होता है? अर होता है, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम वहीं पे कि ये गुण संधि है तो कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे है गण जोर इस, ईसा दे देते हैं, संस्कृत है ना। तो गण जोर ईसा का क्या होगा? गणेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि गंज और ईसा मतलब गणेश, गण के ईश अर्थात सामूहिक में जो श्रेष्ठ होगा उसी को गणेश कहते हैं, है कि नहीं। तो ये गुण के आधार पे नाम पड़ा कि नहीं पड़ा? बताओ बाबू जी। हाँ, ये जो है गुण के आधार पे नाम पड़ा, जिसको हम क्या कहेंगे? गणेश कहेंगे, अर्थात गणेश। उसी प्रकार लिख सकते हैं हम ओ वाला में। ओ वाला में क्या लिखेंगे? जैसे क्या, जैसे इसमें लिख सकते हैं हम क्या बोलते हैं, महाजोर उदय। क्या होता है बाबू? महाजोर उदय। तो क्या होगा इसका? महोदया, महोदया, यानी ओ का निर्माण हो रहा है। अब यहां भी आप देख सकते हैं महोदया किसे कहते हैं? जो श्रेष्ठ आधार पे कार्य करते हैं, गुण के आधार पे कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। महोदय टीचर को बोलते हैं, कुछ अच्छे पद पे होते हैं उनको बोलते हैं महोदय। और उसी प्रकार जैसे महाजोर ऋषि, क्या होगा? आज और री से अर होता है ना, तो यहाँ हम म और ह को पूरा लिख दिए, और अल्प र बनता है जब तो स्व के ऊपर चढ़ जाता है, अर्थात महर्षि। महर्षि भी आप जानते हैं कि ऋषियों में जो महान होते हैं उसी को महर्षि बोला जाता है, अर्थात गुण के आधार पे ही इस सब का नाम पड़ रहा है। यानी ए ओ अर का निर्माण किसके आधार पे हो रहा है? गुण स्वर, गुण के आधार पे। इसीलिए हम इसको गुण स्वर संधि में रखते हैं, ठीक है। अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इसको हम ऊपर रख लेते हैं, ठीक।
इसको ऊपर कर लेते हैं। हम बता रहे थे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, अभी आपने देखे कि अ के साथ हर्षई हर्षऊ री, अर्थात यहाँ हम ये भी लिख सकते थे दीर्घ ई भी जोड़ सकते हैं, या दीर्घ ऊ भी जोड़ सकते हैं, या दीर्घ री भी जोड़ सकते हैं। ठीक, वृद्धि स्वर संधि में अ के साथ या आ के साथ क्या जोड़ते हैं, जो नए वर्ण का निर्माण हुआ था, जैसे ओ ए ओ, उसको जोड़ेंगे। तो ए को जोड़ने से हमें अय बनता है। क्या बनता है बाबू? अय बनता है। और अ या आ के साथ ओ जोड़ने से क्या बनता है? औ बनता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि अय जुट बनता है तो अय भी इसके साथ जोड़ सकते हैं तो भी क्या रहेगा? अय रहेगा, और ओ भी जोड़ सकते हैं तो भी क्या रहेगा? अ ही रहेगा। ठीक, तो इसका होगा जैसे एक जोड़ एक, क्या होता है? ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, एक जोड़ एक कहाँ क्या होता है? एक का कहा होता है, क्योंकि ठीक, उसी प्रकार से महा जोड़ औषधि क्या होता है? महौषधि। तो आप ये देख लेते हैं महौषधि। ठीक, देखिए यहां जो लिखा गया है, यानी वृद्धि स्वर संधि में अय अय और औ का निर्माण हुआ। यानी हम कह सकते हैं वृद्धि संधि यदि कहीं पे भी आप अय देखिएगा और औ देखते हैं तो उसे कौन सा संधि मानेंगे? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, अब एक आता है यन संधि। कौन सा? अगला यन संधि। यन स्वर संधि। यन स्वर संधि में अब इसको कैसे किनसे के साथ जोड़ेंगे? तो आप जानते हैं कि अ के साथ अ या आ के साथ हर्षई हर्षऊ एवं दीर्घ ई दीर्घ ऊ री बड़ी री और ए आई ओ औ सारे जोड़ लिए थे। अब यह यन संधि में हर्षई दीर्घ ई हर्षऊ दीर्घ ऊ री लिरी को आगे रखेंगे, उसके बाद अन्य स्वर वर्ण रखेंगे। ठीक है, वो कैसे देखते हैं, देखिए जैसे हर्षई या दीर्घ ई हर्षऊ या दीर्घ ऊ री या दीर्घ री लिरी आगे रखेंगे। इसके बाद यदि कोई भी स्वर वर्ण हम देते हैं, कोई भी स्वर वर्ण, क्या, जैसे हम अ से लेके अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ रे
ए आई ओ औ। यदि इसके साथ जोड़ देते हैं तो सबसे पहले हर्षई का क्या होता है? हर्षई का होता है य। क्या होता है बाबू? य। अब य के साथ जो भी वर्ण रहेगा उसके आधार पर उसका नाम पड़ता है। जैसे य के साथ अ है तो य, और य के साथ दिख रहा है जी? दिख रहा है? ठीक है। या, या, ई, या, ई, यू, यू, री, ए, य, यो, यौ, यन, यह। ये तो विसर्ग संधि अयोगवार रखे हैं, इसको हम नहीं रखते, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से बाराखरी का भी निर्माण होता है, ठीक। अब आगे जो देखते हैं, कहने का मतलब है हर्षई और दीर्घई के साथ यदि कोई भी स्वर वर्ण रहेगा तो हर्षई का य होगा, और जो भी वर्ण रहेगा उसके आधार पर उसका चिन्ह आ जाएगा। अ का रहेगा तो अ का चिन्ह, आ का रहेगा तो आ का, हर्षई रहेगा तो हर्षई का चिन्ह, दीर्घई रहेगा तो दीर्घ चिन्ह। उसी प्रकार हर्षऊ के हमने अभी देखे थे, उच्चारण स्थान बताने वक्त बताए थे। हर्षऊ जोड़ अ यदि जुड़ता है क्या बनता है? ओ बनता है। इसी के आधार पर उच्चारण स्थान बता रहे थे ना, क्या बनता है? अ बनता है। यानी इसमें हम सारे वर्ण यदि जोड़ देते हैं तो अ का भी बाराखरी बन जाएगा। किसका? अ का। ठीक। और री के साथ यदि कोई भी स्वर वर्ण जुड़ता है तो क्या होता है? र होता है, अर्थात र का बाराखरी। र, रा, री, री, रू, रू, अब री, रे, राय, रो, रौ, रन, रह। इसको हम अब बाद में रखते हैं इसको, ठीक। अब उसी प्रकार लिरी के साथ भी यदि कोई भी स्वर वर्ण जुटेगा तो लिरी का क्या होता है? ल हो जाता है। और उसी प्रकार ल, ला, ली, ली, लू, लू, लरी, ले, लय, लो, लो, लन, ला आता है। तो ये कह सकते हैं कि हर्षई का बाराखरी य का बाराखरी समान है, और उ का बाराखरी व का बाराखरी समान है, और री का बाराखरी अर्थात र का बाराखरी समान है। आप पढ़ते हैं क का बाराखरी, लेकिन यहाँ कहाँ शुरू हो रहा है? हर्षई से, हर्षऊ से, री से और लिरी से, ठीक है। उसके बाद आता है क का बाराखरी, ठीक है। तो इसको हम यन संधि के रूप में रखते हैं। लेकिन एक चीज और है कि इस यन संधि में हमने य, र, ल, व तो बना है, इसका शब्द क्या होगा? जैसे देखिए, प्राति जोर एक। आप यहां देखिए, यहां पे क्या है? हर्षई का अंत में है ना, और यहाँ एक आ रहा है, अर्थात ये है। अब जैसे ही इसका संधि करेंगे हम, प्र तो प्र था, कोई इसमें तो कोई त्रुटि नहीं था जोड़ने के लिए। लेकिन ये जो त मिलकर हर्षई के साथ पूरा हुआ था, जिसमें क्या होगा? अल्प होगा। अल्प त होगा ना, अल्प त जैसे प्रत्यय, और ए के आधार पे ए का बाराखरी ए हो जाएगा, क प्रत्येक। तो हम कह सकते हैं कि यन संधि में यदि य, ओ, र, ल आए और उनका पहला वर्ण क्या रहेगा? अल्प रहेगा। क्या रहेगा बाबू? पहला वर्ण अल्प। यदि आप कहीं पे भी य देखते हैं, व देखते हैं, या र भी देखते हैं, या ल भी देखते हैं,
उसका पहला वर्ण क्या होगा? अल्प होगा। ठीक है, जैसे प्रत्येक, अन्याय या प्रत्यय या अन्वय, ये क्या है? देखिए तो आप, यहां भी अल्प वर्ण है य के पहले, यहां भी य के पहले अल्प वर्ण है, यहां भी य के पहले अल्प वर्ण है, और यहां भी क्या है? व के पहले अल्प वर्ण है। अर्थात इसे यदि डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाए कि प्रत्येक में कौन सा संधि है, तो क्या बताइएगा डायरेक्ट? यन संधि। क्यों? क्योंकि य र ल व का निर्माण होता है और उसका पहला वर्ण क्या हो जाता है? अल्प वर्ण। ठीक है, इसको याद रखने के लिए इतना याद रखिएगा, य और व का पहला वर्ण क्या हो जाना चाहिए? अल्प वर्ण होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन, एक संधि और आता है जिसको हम अयादी संधि कहते हैं। अब जितने संधि आपने पढ़े हैं उन सारे संधि को आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, अरे लड़का क्या बजा रहे हो? ये आदत अच्छी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई करो। देखिए, अयादी संधि जो होती है, इसमें अब क्या रखते हैं हम लोग? इसमें हम रखते हैं ए, आई, ओ और औ, जो निर्माण हुआ था, जैसे ए, आई, ओ और औ, ये चार वर्ण रखते हैं आगे, उसके बाद सभी सारे स्वर वर्ण रखते हैं। लेकिन इसको अब समझने के लिए हम याद करवा सकते हैं आपको कि हम इसको आई लिख सकते हैं और इसका आय, इसको अब और इसका आव। लेकिन क्या ये आपको बोझ लगेगा याद करने में? लेकिन इसका नियम हम बताते हैं आपको। अयादी स्वर संधि। देखिए, ए एवं कोई भी वर्ण अर्थात स्वर, कोई भी स्वर वर्ण रख सकते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, हम जो पढ़े थे पहले, ये कैसे निर्माण हुआ था? अ जोर हर्षई से ए निर्माण हुआ था। अ जोर हर्षई से ए बना था और अ यहाँ है। इसको हम लिख सकते हैं, अ को पहले रखते हैं और हर्षई जोर अ, क्या बना था? हर्षई जोर अ य बना था ना, य। लेकिन यहाँ अ है तो हमने य पूरा लिखे, उसी प्रकार आकर रहता तो अया हो जाता, हर्षई रहता तो आई हो जाता। होता कि नहीं होता? बिल्कुल। तो इस प्रकार से फिर से इसमें 12 खरीद लग जाता। लेकिन अय के साथ क्या होता? अय का साथ भी यदि अ या कोई स्वर वर्ण रहता है, कोई स्वर वर्ण, तो उसमें हम क्या कहेंगे? अय कैसे निर्माण होता था? अ जोर ए से क्या बनता था? अय। और ए का निर्माण आपने अभी तुरंत देखे थे, अ जोर अ जोर हर्षई, अर्थात ई ओ हमने लिख दिया और ए को तोड़ दिए अ जोर हर्षई में। क्या किसमें तोड़ दिए? अ जोर हर्षई में। अ जोर हर्षई, अ जोर हर्षई से ए बनता है। और यहाँ यदि कोई भी वर्ण रहेगा तो क्या होगा? अब देखिए, ये जो है हर्षई और अ यहाँ य बना देगा, और ये अ जो है ये क्या बनेगा? आ रहेगा। क्योंकि आपने दीर्घ स्वर संधि में पढ़े थे कि अपने अपने जाति के साथ यदि जुटता है तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। जैसे एग्जांपल में, कोई जात अपने जात के आधार पर शादी करता है, तो वह जात क्या छोटा जात रहता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जैसे कोई भी जाति, पंडित
पंडित लोग भी पंडित से ही शादी करते हैं, तो वह पंडित में भी विस्तार होता है। पहले हम एक ये बता सकते थे, पहले काबुल काबुल के रूप में रहते थे। काबुल का मतलब जैसे एक क्षेत्र में, एक-एक अड्डा में, या क्या बोलते हैं उसको? सामूहिक रूप से छोटे परिवार में रहते थे। लेकिन जैसे संधि के ही रूप में अर्थात शादी के ही रूप में वह एक-दूसरे से जुड़ते गया। आज जो अपने भारत में इतनी आबादी देखते हो, हर जगह इधर से उधर होते हैं तो भी हमें गाँव ही गाँव दिखता है। पहले क्या इतना काबुल था? नहीं था। लेकिन अब है। क्यों? क्योंकि सब एक-दूसरे से जुड़ते वह क्या हो गया? छोटे से बहुत बड़ा। और संधि का भी वही रूप है। इसीलिए आप धर्म ग्रंथ में पढ़ते होंगे कि अपने-अपने जात से मिलना, लेकिन धर्म ग्रंथ ये भी बताता है, क्या बताता है? गुण के आधार पे शादी होना भी चाहिए। यदि आप पंडित के आधार पे हैं, अर्थात ज्ञानी हैं, आप किसी से शादी कर लेंगे? नहीं। यदि उसकी उसी क्षेत्र से कोई ज्ञानी है, तो उससे भी शादी कर सकते हैं। संधि का तो यही रूप है ना? लेकिन हम लोग को मूर्ख बनाया गया। हमारे समाज में जो आज की व्यवस्था है, क्या है? धर्म के प्रति भेदभाव, कि ये अलग है, ये इसको इससे छोट जा मानते हैं, इसको बड़ा मानते हैं। लेकिन गुण के आधार पे कौन देखते हैं आप? आप ही बताइए, आप टीचर हैं, यदि आप शिक्षिका से शादी नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, उसका क्या जात? जात तो कर्म है ना? क्या जी? देखो हँसो नहीं, शादी को बोलते हैं ये मुस्कुरा देता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? चलो अपना कार्य करते हैं। देखिए, तो हमारा क्या था यहाँ? अ और अ यानी समान जाति मिलने से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। क्या अभी भी समाज में भय है जी अपने छोटे होने का? अरे बाबू, ज्ञानी जितना बनेगा ना उतने बड़ा होगा। ये मत समझो कि हम बड़े बन जाएं। बड़े का मतलब है कि हम मजदूर की भांति भीड़ बन जाएं, ऐसे मत बनो। ज्ञानी बनो, अकेले बनो, ठीक है? तो अपने जाति से मिलने से क्या बनता था? आ बना, और युवा हर्षई और व से, अर्थात आय। उसके बाद ये देखिए, ए को इसमें आगे रखे थे और उसके बाद आए। अब जो है ओ रखेंगे आगे, इसको रखेंगे ओ। उसके बाद कोई भी स्वर जोड़ देंगे, कोई स्वर। कोई स्वर यदि जोड़ते हैं तो क्या होगा? हम एग्जाम्पल में अ ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये मत समझिए कि सिर्फ अ ही रख रहे हैं। देखो, अ जोड़ उ से क्या बना था? ओ बना था जी। कौन सा संदेश बना था? बताओ जी, ए काले टोपी वाला बताओ, क्या था? बिल्कुल गुण संधि में। हाँ, अ जोड़ उ से क्या बना था गुण संधि में? ओ बना था। और यहाँ आया अ, और ये हर्षऊ जोड़ ओ बना था। ये कब बना था? ए जुल्फी वाला बता न रे। क्या हिंदी नहीं बोलते हैं? अरे हिंदी बोलेंगे क्या तुम रे? तो जरा भाषा है ये है मैथिली अंगिका, ये क्या है? संस्कृत एक लेवल हाई होता है ना। चलो ठीक है, बता जी। यन संधि, इसीलिए हमने बताए थे कि ये जो संधि पढ़ रहे हैं इसमें चारों संधि मिलता है। एक दीर्घ संधि भी, गुण संधि भी, और वृद्धि भी, और यन भी। चारों संधि का मिश्रण क्या होता है? अयाधि संधि होता है, ठीक है? तो अ जोड़ उ बराबर वो होता था गुण संधि में, और हर्षऊ जोड़ अ बराबर किस संधि में होता था? अब यन संधि में। हम लिख सकते हैं अ को पहले छोड़ दिए, और हर्षऊ जोड़ अ इसको छोड़कर किससे जुड़ गया? अ के साथ। क्या बन गया? अब। और इसी प्रकार एक और वर्ण जिसको हम ओ औ बोलते हैं, औ के साथ कोई भी स्वर वर्ण जोड़ेंगे तो क्या होगा? आब होगा। क्या होगा बाबू? आब होगा। अब ये आब क्या है? जरा ध्यान देना, ये अ के साथ रहेगा तो अब ही होगा, ठीक है? अ जोड़ ओ क्या बनता है? औ बनता था ना?
और ओ कैसे बनता था? ओ जोर ओ जोर ऊ, ये बनता है ना, यानी ओ को हमने क्या किसमें बांट दिए? ओ जोर ऊ में। उसके बाद हमने जोड़े ओ, देखिए ये अपने साथ जुट गया और इसको हमने अलग रख दिए, अर्थात औज और औ से क्या बना था? आ, और उज और ओ क्या बन गया? आब। तो हम कह सकते हैं अयादी संधि में भी वही हो रहा है जो यन संधि में हो रहा था, यानी यो बन रहा था वहां भी, यहां भी बन रहा था, लेकिन उसमें पहचानने का क्या नियम बताए थे कि यदि यो के पहले या वो के पहले अल्प वर्ण रहता है तो उसे क्या कहेंगे? यन संधि कहेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, क्या अल्प वर्ण आ रहा है? जैसे में हम एग्जांपल अब बताते हैं आपको कि ने जोड़ अन्न, क्या होगा जी? हाँ, अनादेश, बिल्कुल सही बात। नया ना, यहाँ पे य के पहले अल्प वर्ण है? नहीं है ना। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि नयन में कौन सा संधि है तो क्या बताइएगा? अयादी संधि, क्योंकि य के पहले अल्प वर्ण नहीं है। और उसी प्रकार हम नायक लिख दें तो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा बताओ तो? नायिका संस्कृत है ना, इसलिए नई जोर अकह, ये क्या होगा? नायिका। अर्थात यहाँ हम पहचान रहे हैं य आ रहा है, लेकिन य के पहले वर्ण क्या है? परिपूर्ण है, अर्थात पूरा है, इसलिए उसे हम यह संधि नहीं कर सकते, गलती से भी नहीं कहेंगे, ठीक है। नायक। उसी प्रकार ओज और अन क्या होता है? बोलो तो। ओज और अन पवन, लेकिन संस्कृत है तो अना देना भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। और पौज और अक से, और पावक आप जानते हैं किसको कहते हैं? पावक मतलब क्या होता है? हवा होता है कि अग्नि होता है जी? अग्नि। क्या होता है? अग्नि, अर्थात आग का पर्यायवाची रूप पावक होता है। क्या होता है बाबू? आग का पर्यायवाची। तो ये आपका स्वर संधि खत्म होती है, ठीक है। अब आते हैं हम व्यंजन संधि के बारे में, जो आगे की वीडियो में बनाएंगे, बहुत लेट हो रहा है और कहीं जाना है, ठीक है। तो धन्यवाद।